तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। आप में से कोई भी स्टूडेंट एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या मेरे भाई फिर आप इस समय किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आज हम करेंगे स्टैटिक जीके की हमारी ये क्लास। आज क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है, जितना हो पाएगा मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने का ट्राई करेंगे। लेकिन एक बात पक्की है कि आप में से कोई भी स्टूडेंट हो, अब चाहे वो मानो कि एसएससी की तैयारी कर रहा है, मानो कि भाई मेरे भाई वो रेलवे की तैयारी कर रहा है मेरे भाई, है ना, चाहे वो किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास आपके सारे एग्जाम में काम आएगी। राइट, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। और ये रहेगा हमारी क्लास का आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आपातकाल के दौरान कौन से फंडामेंटल राइट को निलंबित नहीं कर सकते? राइट टू लाइफ, देखो आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 सस्पेंड नहीं कर सकते। तो राइट आंसर इज डी, क्योंकि इसका आर्टिकल नंबर 21 हो गया। अगला आइए, फंडामेंटल ड्यूटीज इन चारों में से कौन से भारत के संविधान के भाग में दी गई है? अगर मैं आपसे मौलिक कर्तव्यों को लेके उनके आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल 51A और पार्ट क्या है? पार्ट 4A। राइट आंसर इज ए। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में मौलिक कर्तव्य की बात करी गई है? आर्टिकल 51A। राइट आंसर इज बी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में रिलीजियस फ्रीडम की बात करी गई है? 25 से 28 रिलीजियस फ्रीडम, 29 से 30 माइनॉरिटीज, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट आंसर इज ए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल, अनुच्छेद इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दोनों की बात एक साथ करता है? देखो 15 में डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव की बात करी गई है। 17 में अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता की बात करी गई है। 14 में समानता, इक्वालिटी की बात करी गई है। 18 में एबोलिशन ऑफ टाइटल की बात करी गई है। तो राइट आंसर इज 14। अगला आइए, विच आर्टिकल, अच्छा कौन सा आर्टिकल अस्पृश्यता की बात करेगा या कौन सा आर्टिकल अनटचेबिलिटी की बात करेगा? राइट आंसर इज आर्टिकल नंबर 17। भारतीय संविधान के कौन से भाग में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं? फंडामेंटल राइट्स यानी कि हमने उसको यूएसए से बोरो किया है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 फंडामेंटल राइट है। भारत के भाग नंबर 3 में केवल फंडामेंटल राइट की ही बात करी गई है। तो राइट आंसर इज दिस। अगला आइए नेक्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज इन चारों में से कौन से अमेंडमेंट के द्वारा ऐड करी गई? 1976 से पहले भारत में कोई फंडामेंटल ड्यूटी थी ही नहीं, क्योंकि 42वें अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में 10 फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया। उसके बाद 86 नंबर के अमेंडमेंट में 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया। कुल मिला के टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो जाती हैं। अगला आइए, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया? भाई किसने कहा कि फंडामेंटल ड्यूटीज को भारत के संविधान में ऐड करना चाहिए? राइट आंसर इज स्वर्ण सिंह कमेटी। एक कमेटी और भी है जो फंडामेंटल ड्यूटी से जुड़ी हुई है, उस कमेटी का नाम है जस्टिस वर्मा कमेटी। क्या बच्चे? उस कमेटी का नाम है जस्टिस वर्मा कमेटी। बट इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, दैट इज स्वर्ण सिंह कमेटी। आर्टिकल 19 से लेकर 22 इन चारों में से किसकी बात करता है, जरा बताइए एक बार। आर्टिकल 19 से लेकर 22 इन चारों में से किसकी बात करेगा? जरा बेटे बताइए मुझे एक बार कि सर ये करेक्ट होगा। एक बार फटाफट से आप इस आंसर लगा दीजिए। आर्टिकल 19 टू 22, देखो फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23 से लेकर 24, बचा सिर्फ एक, राइट टू फ्रीडम 19 से लेकर 22। यहां पर हमारा बी करेक्ट हो गया। अगला आइए नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द राइट टू इक्वालिटी प्रोवाइडेड, इनमें से कौन से आर्टिकल में समानता के अधिकार की बात करी गई है, राइट टू इक्वालिटी की बात करी गई है? अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो आर्टिकल नंबर 4 में इक्वालिटी, समानता की बात करी है। 19 में स्वतंत्रता की बात करी है। 20 में किसी को गिरफ्तार किया जाए उसके फंडामेंटल राइट की बात करी है। और 21 में राइट टू लाइफ, जीवन के अधिकार की बात करी है। अगला आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मुझसे क्या पूछ रहा है कि इन चारों में से कोई एक गलत दिया हुआ है, जरा बताइए बेटा एक बार कि इन चारों में से कौन सा गलत है? अगर मैं इन चारों की बात करता हूं तो 352 नेशनल इमरजेंसी करेक्ट हो गया।
315 यूपीएससी करेक्ट हो गया। 153 प्रेसिडेंट क्या करेक्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट की बात करी गई है 52 से लेकर 62 में, और 153 में कहा गया है कि देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट इन इंडिया। तो राइट आंसर इज सी। अगला ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में एक पद होता है तहसीलदार का। कह रहा है तहसीलदार का मेन काम क्या होता है, ये पूछ रहा है कि तहसीलदार का मेन फंक्शन क्या है, या तहसीलदार का मेन काम क्या है। राइट आंसर इज लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना, पैसे का मामला, पैसे का। राइट आंसर इज सी। इनमें से कौन से आर्टिकल में आपके साथ फाइनेंस कमीशन की बात करी गई है? देखो 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन, 324 चुनाव आयोग, बचा सिर्फ एक 280। राइट आंसर इज सी 280। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान इन चारों में से कहां से बोरो किया? देखो वैसे तो अगर मैं आपसे इमरजेंसी के प्रोविजन की बात करता हूं, 352, 356, 360 ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो करें, लेकिन वो तो यहां पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमने जर्मनी से भी कुछ फीचर लिए हैं। तो राइट आंसर इज ए जर्मनी। अगला आइए नेक्स्ट। कह रहा है कि अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार इन चारों में से कौन से आर्टिकल में है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि अगर कोई अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करना चाहता है तो भाई साहब इन चारों में से कौन से आर्टिकल में उसको अलाउ किया गया है, एक फंडामेंटल राइट दिया गया है। राइट आंसर इज आर्टिकल नंबर 21। अगला आइए, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल भारत की संचित निधि की बात करता है? इनमें से कौन से आर्टिकल में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात करी गई है? राइट आंसर इज आर्टिकल 266। आर्टिकल 266 में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, 267 में आकस्मातिक आपका कॉन्टिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया है। राइट आंसर इज डी। अगला आइए, इनमें से कौन सा आर्टिकल विलेज पंचायत की बात करेगा? भाई साहब विलेज पंचायत की बात करी गई है आर्टिकल नंबर 40 में। राइट आंसर इज सी, जो कि एक डीपीएसपी है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट 338, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब 338 ए, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 338 बी। राइट आंसर इज सी। अगला आइए, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू पावर ऑफ हाई कोर्ट इशू रिट? इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें आप रिट इशू कर सकते हो? रिट इशू करने का मेरे भाई जो आर्टिकल है उसका आंसर क्या होगा? 226 में हाई कोर्ट रिट इशू करता है और 32 में सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि भारत में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन का पहला युद्ध किस साल में हुआ? 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ। फर्स्ट बैटल 1191। अगला अगर पूछे तो मुझसे ये सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192। फर्स्ट बैटल में पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया, सेकंड में मोहम्मद गोरी जीत गया, जिससे भारत में मुसलमानों का जो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत देखी जाए तो यहां से आप देख सकते हो। अगला आइए नेक्स्ट, मुगल एम्पायर की स्थापना इन चारों में से किस साल में हुई है? राइट आंसर इज 1526। 21 अप्रैल 1526 बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, दिल्ली सल्तनत खत्म कर दिया और मुगल साम्राज्य की शुरुआत कर दी। अगला आइए, व्हेन डिड दी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस? पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526। अगला आइए, बैटल ऑफ खानवा किस साल में हुई? 1527। एक तरफ बाबर एक तरफ राणा सांगा, जीता कौन? बाबर। अगला आइए नेक्स्ट, बैटल ऑफ चंदेरी इन चारों में से किस साल में हुआ? राइट आंसर इज 1528। बैटल ऑफ चंदेरी 1528, एक तरफ बाबर एक तरफ मेदनी राय और जीता कौन? अगेन बाबर। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा में एक तरफ शेर शाह सूरी और एक तरफ हुमायूं, जीता कौन? शेर शाह सूरी। हुई कब? 1539। हुई कब? 1539। बैटल ऑफ हल्दी घाटी, एक तरफ अकबर की सेना और एक तरफ महाराणा प्रताप की सेना, तो क्या आंसर है इसका? राइट आंसर इज 1576। अगला आइए, बैटल ऑफ हल्दी घाटी किस किस के बीच में हुई? अकबर और महाराणा प्रताप की सेना के बीच में। अगला आइए नेक्स्ट, बैटल ऑफ प्लासी इनमें से किस डेट पे होती है? बैटल ऑफ प्लासी एक तरफ बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा रॉबर्ट क्लाइव, तो क्या आंसर है इसका? 23 जून 1757।
बैटल ऑफ प्लासी किस किस के बीच में हुई? सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला आइए, व्हेन डिड द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस? पानीपत का दूसरा युद्ध इन चारों में से मेरे भाई किस साल में हुआ? पानीपत का दूसरा युद्ध 1556, 5 नवंबर 1556। एक तरफ अकबर और एक तरफ विक्रमादित्य हेमू, राजा हेमू। जीता कौन? अकबर। अगला आइए, बिटवीन whom was the थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 किस किस के बीच में हुई? अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में। जीता कौन? अहमद शाह अब्दाली। अगला आइए, बैटल ऑफ बक्सर, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी, हेक्टर मुनरो उनको लीड कर रहा है, एक तरफ बंगाल की सेना, अवध की सेना और मुगल की सेना तीनों मिल गई। राइट आंसर इज 1764। अगला आइए, When did the rebellion of India's first freedom struggle take place? भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है? भाई अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में जो आवाज उठाई गई उसे कहा जाता है भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। अगला आइए, विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद ने किस अधिनियम से ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी शक्तियां छीन ली और भारत का एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर आ गया? क्या आंसर है इसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। राइट आंसर इज सी। अगला आइए, ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने के लिए रैयतवाड़ी सिस्टम चालू किया? लैंड रेवेन्यू सिस्टम तीन प्रकार का मेन है, जमींदारी ईस्ट साइड में, महालवारी सेंट्रल साइड में और नॉर्थ वेस्ट साइड में, रैयतवाड़ी साउथ में, रैयतवाड़ी साउथ इंडिया में। राइट आंसर इज बी। अगला आइए, किस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ाने और 2 साल तक किसी को भी अरेस्ट करने का अलाउड कर दिया, जिसे काला कानून ब्लैक बिल कहा गया कि नो अपील, नो वकील, नो दलील, जिसको मन करे ठाके बंद कर दो 2 साल के लिए? राइट आंसर इज रोलेट एक्ट। राइट आंसर इज ए, रोलेट एक्ट। द सोशल सिस्टम ऑफ हड़प्पा पीपल, हड़प्पा के लोगों की बात करी जाए तो हड़प्पा के लोग किस प्रकार के सिस्टम को फॉलो करते थे? हड़प्पा के लोग इक्वालिटी को फॉलो करते थे, क्योंकि उस समय वर्ण सिस्टम था ही नहीं, जाति सिस्टम था ही नहीं। जो अमीर है वो अमीर है, जो गरीब है वो गरीब है, वो तो इकोनॉमिक सिस्टम हो गया। अगर सोशल सिस्टम की बात करूंगा तो राइट आंसर इज फेयर इगैलिटेरियन, उचित समतावादी। अगला आइए, आफ्टर द बैटल ऑफ डैश इन 1757 यानी बैटल ऑफ प्लासी, क्योंकि 1757 का बैटल जीतने के बाद अंग्रेजों को पॉलिटिकल पावर तो मिली है इंडिया के अंदर, और कैसे मिलेगी, है ना? तो राइट आंसर इज सी। अगला आइए, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में अगर देखा जाए, अगर आप नोटिस कर रहे हो तो शुरू के 40 क्वेश्चन में 20 पॉलिटी के थे, 20 हिस्ट्री के थे। अब जो अगले 20 हैं वो ज्योग्राफी के होंगे। क्या बोल रहा है ये? हाउ मेनी विलेज आर अप्रोक्सीमेटली देयर इन इंडिया? देखो, इंडिया में 6,43,000 गांव पाए जाते हैं। अगर यहां पर लिखा होता 6,40,000 तो मैं यह आंसर लगा देता, लेकिन मैं इसका आंसर नहीं लगाऊंगा डी, क्योंकि मैं इसका आंसर डी लगाऊंगा, क्योंकि भैया ये अप्रोक्सीमेटली 13,000 गांवों में अप्रोक्सीमेटली में नहीं ले सकता। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में इंडिया कौन से स्थान पे आएगा? राइट आंसर इज 7वें नंबर पे। राइट आंसर इज 7वें नंबर पे। सबसे पहले रशिया, फिर कनाडा, चाइना, यूएस, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। अगला आइए, नेक्स्ट, किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा गया? पंजाब। पन मतलब जाब मतलब 5 नदियों की एक भूमि। राइट आंसर इज बी। अगला आइए, भारतीय मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियम डज नॉट पास थ्रू, इनमें से कहां से होकर नहीं गुजरता? 82.30 डिग्री, जो ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, जिससे भारत का टाइम जोन डिसाइड किया जाता है। तो राइट आंसर इज ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरेगा, तो कहां से गुजरेगा? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अगला आइए, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहां पे है? ग्रेट निकोबार में। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहां पे है? ग्रेट निकोबार में। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल कहां पे है? लद्दाख में। राइट आंसर इज सी। अगला आइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता? अगर मैं चारों की बात करूं तो इन चारों में अगर मुझे भूटान के साथ सीमा को साझा करना हो
तो भाई साहब मैं कैसे करवाऊंगा? देखो, इसका शॉर्ट फॉर्म होती है साब, SAA और B। एस से सिक्किम, ए से असम, ए से अरुणाचल प्रदेश और बी से बंगाल। तो मेघालय नहीं करेगा, राइट आंसर इज बी, मेघालय। अगला आइए, भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में डिवाइड किया जा सकता है? 6 भौगोलिक क्षेत्रों में डिवाइड करेंगे। जैसे पहले आ गया हिमालय, फिर आ गया गंगा ब्रह्मपुत्र इंडस प्लेन, फिर आ गया डेजर्ट, फिर आपका आ गया जो आपका ये प्लेटू वाला एरिया, फिर आपका आ गया कोस्टल प्लेन, फिर आपका आ गया आइलैंड्स। तो 6 हो गए, यस, राइट आंसर इज 6। अगला आइए, शिवालिक की पहाड़ियां इन चारों में से किसका पार्ट है? अगर मैं आपसे शिवालिक की बात करूं तो शिवालिक को फुट हिल्स ऑफ हिमालय कहा जाता है। हिमालय के सबसे जो एंड वाले पर्वत है उनको शिवालिक कहते हैं। राइट आंसर इज हिमालयास। अगला आइए, नेक्स्ट, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया या इंडियन पेनिनसुला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगर मैं इंडियन पेनिनसुला की सबसे ऊंची चोटी की बात करूं तो राइट आंसर इज अनाईमुड़ी, राइट आंसर इज बी, अनाईमुड़ी। महाराष्ट्र और कर्नाटका में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? देखो भैया ऐसा है, ये बोल रहा है ये वाला जो एरिया है कि महाराष्ट्र और कर्नाटका में वेस्टर्न घाट को क्या बोलते हैं? सह्याद्री बोलते हैं। राइट आंसर इज बी, सह्याद्री। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताओ। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताओ। राइट आंसर इज बचेंद्री पाल। और पहला भारतीय अवतार सिंह चीमा। नंदा देवी शिखर, देखो भारत में अगर बात करी जाए सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दैट इज माउंट एवरेस्ट, लेकिन वो इंडिया और नेपाल दो देश में है। अगर पूछे कि हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया विच इज ओनली इन इंडिया, तो राइट आंसर इज नंदा देवी। कहां पे है? गढ़वाल हिमालयास, उत्तराखंड। अगला आइए, सुंदरबन डेल्टा इन चारों में से कहां पाया जाता है? वेस्ट बंगाल में। सुंदरबन डेल्टा इंडिया और बांग्लादेश दोनों में है, इंडिया में सिर्फ वेस्ट बंगाल में। अगला आइए, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लेह की ओर जाएगा? अगर आपको श्रीनगर से लेह जाना है या जम्मू से आपको अगर लेह जाना है तो कैसे जाओगे आप यहां पे जोजीला दर्रा लोगे। राइट आंसर इज ए। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा ग्लेशियर है? इन चारों में से सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है जिसको हाईएस्ट बैटलफील्ड भी कहा जाता है? क्योंकि वहां पे इंडिया पाकिस्तान उस ग्लेशियर के लिए, उस पॉइंट के लिए वॉर कर चुके हैं। राइट आंसर इज डी, सियाचिन। अगला आइए, अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा प्लेटू पाया जाता है? अगर मैं आपको इस तरीके से बनाऊं कि यह आपकी अरावली की पर्वतमाला या आपकी विंध्या की पर्वतमाला, यहां पर आपका पाया जाएगा मालवा प्लेटू। राइट आंसर इज ए, मालवा प्लेटू। तमिलनाडु के समुद्री तट को क्या कहा जाता है? कि भाई क्या तट होगा तमिलनाडु का? ये वाले समुद्री तट को क्या बोलेंगे? इस वाले को बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट, इस वाले एरिया को बोलते हैं मालाबार कोस्ट, इस वाले एरिया को बोलते हैं कोंकण कोस्ट, और इस वाले एरिया को बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार। तो राइट आंसर इज डी। अगला आइए, अंडमान और निकोबार में टोटल कितने आइलैंड्स पाए जाते हैं? अंडमान और निकोबार जो कि भारत का एक यूनियन टेरिटरी है, उसमें टोटल कितने आइलैंड पाए जाते हैं? राइट आंसर इज 572, लेकिन रहने लायक कितने हैं? सिर्फ 38। अगला आइए, लक्षद्वीप आइलैंड इन चारों में से कहां पे है? ये इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात कर रहा है। अगर मैं इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करूं और अगर मैं इस तरीके से साउथ इंडिया बनाऊं तो यहां पे आपका लक्षद्वीप हो गया। तो लक्षद्वीप कहां पे है? ये साउथ वेस्ट इंडिया में है। अगला आइए, नेक्स्ट, मणिपुर का अधिकांश जो टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी क्या होती है कि जैसे आप पहाड़ी क्षेत्र पे गए आपको सारी पहाड़ियां मिलेंगी, आप प्लेन एरिया पे आए आपको सारा प्लेन एरिया मिलेगा, आप मैदानी क्षेत्र में गए आपको सारा मैदान का दूर दूर तक एरिया मिलेगा, उसे कहते हैं टोपोग्राफी। अब मणिपुर के अंदर क्या पाया जाएगा? राइट आंसर इज माउंटेनियस रीजन। मणिपुर के अंदर क्या पाया जाएगा? माउंटेनियस रीजन। राइट आंसर इज डी। अगला आइए, अगला क्वेश्चन इकोनॉमी का है। मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी? भाई मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है जहां पे प्राइवेट कंपनी और पब्लिक सेक्टर यानी कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। अगला आइए, पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में उल्लेखनीय विस्तार दिखाया?
टर्शरी सेक्टर ने, सर्विस सेक्टर ने उल्लेखनीय विस्तार दिखाया। अगला आइए, जब अर्थव्यवस्था में विकास होता है तो राष्ट्रीय आय के टर्शरी सेक्टर में या सर्विस सेक्टर में क्या होगा? भाई देखो ऐसा है, अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो सर्विस सेक्टर भी इंडिया में ग्रो करेगा, तो ये भी कीप ऑन इंक्रीजिंग, लगातार बढ़ता रहेगा। अगला आइए, भारत को इस प्रकार वर्गीकृत करना सही होगा। हम भारत को किस प्रकार की इकोनॉमी कह सकते हैं? हम भारत को, सर आप जो क्लास करा रहे हो उसकी पीडीएफ कहां मिलेगी? आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मैं वहां पर आपको सारी पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मैं वहां पर आपको सारी पीडीएफ शेयर कर दूंगा। क्या आंसर है इसका? राइट आंसर इज लेबर सरप्लस इकोनॉमी। जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको लेबर सरप्लस इकोनॉमी ही कहा जाता है। अगला आइए नेक्स्ट, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? अगर मैं प्लान्ड इकोनॉमी की बात करूं, प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि सेंटर में एक गवर्नमेंट बैठी है जो पूरे देश की इकोनॉमी का प्लानिंग कर रही है। भारत में वो काम नीति आयोग करता है, लेकिन ये फीचर कहां से लिया हमने? हमने ये फीचर लिया है बेटा सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम से। अगला आइए, जीडीपी, भारत में जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान इन चारों में से किसका है? सर्विस सेक्टर का। सबसे कम योगदान किसका है? एग्रीकल्चर सेक्टर का, है ना भैया। आगे बढ़े एक बार। अगला आइए, अगर मुझे इन चारों में से यह देखना हो कि किसका आंसर निकलेगा एनएनपी, तो क्या लगता है भैया क्या आंसर होगा इसका? अगर मैं पहले वाले की बात करूं कि जीडीपी माइनस डेप्रीसिएशन, ये निकल के आएगा एनडीपी, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड नीफा, ये बनाएगा जीएनपी, ये भी आंसर नहीं हो सकता। जीएनपी माइनस नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये बना देगा जीडीपी। हां, जीएनपी माइनस डेप्रीसिएशन, ये क्या बना देगा? ये बना देगा एनएनपी। तो राइट आंसर इज डी। अगला आइए, भारत में जीएसटी किस तारीख को लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को 101 नंबर के अमेंडमेंट के द्वारा 2016 में लाया गया और 2017 को मेरे भाई लागू किया गया। अगला आइए नेक्स्ट, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ फॉर इंडियन इकोनॉमी, इन चारों में से ये टर्म किसने दिया है? राजकृष्णा ने। 1990 से पहले भारत की जीडीपी ग्रोथ बहुत स्लो थी, तो उसी स्लो ग्रोथ को नाम दिया गया हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का। अगला आइए, नेशनल इनकम इज बेस्ड ऑन, देखो राष्ट्रीय आय निकालने का 3 तरीके होते हैं। आप एक आय विधि से, इनकम मेथड से, आप एक व्यय विधि से, एक्सपेंडिचर मेथड से, और आप अगर देखोगे तो आप उत्पादन विधि से, प्रोडक्शन मेथड से, जिसमें हम जीडीपी का यूज करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा जो राष्ट्रीय आय निकाली जाती है वो जीडीपी से निकाली जाती है, तो मतलब क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज बी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई नहीं करता? करेंसी जारी करता है, विदेशी मुद्रा को कंट्रोल करता है, बैंकिंग को रेगुलेट करता है, विदेशी नीति बनाने का काम विदेश मंत्रालय का है, आरबीआई का नहीं है। तो राइट आंसर इज सी। अगला आइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा है? भारत की सरकार की जो सबसे ज्यादा कमाई होती है, पैसा आता है भाई साहब, इन चारों में से कहां से आता है? सर वो जीएसटी से आता है। जिस दिन से भारत ने जीएसटी को लागू किया, सबसे ज्यादा पैसा कहां से आ रहा है? जीएसटी से आ रहा है। अगला आइए नेक्स्ट, किस देश की प्रति व्यक्ति आय कहां से निकलेगी? अगर मेरे को पर कैपिटा इनकम निकालना है तो नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करना पड़ेगा। तो राइट आंसर इज सी। अगला आइए, प्लानिंग कमीशन को 2015 में इन चारों में से किसने रिप्लेस किया? नीति आयोग ने। प्लानिंग कमीशन की स्थापना करी गई 15 मार्च 1950। उसके बाद 1 जनवरी 2015 नीति आयोग की स्थापना करके उसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए बेस ईयर, आधार वर्ष क्या है? अगर मैं आपसे नेशनल इनकम के बेस ईयर की बात करूं तो पहले था 2011-12, लेकिन अभी चेंज करके 2022 और 23 कर दिया गया है। तो राइट आंसर इज 2022-23। राइट आंसर इज सी।
यहां पे आंसर डी लिखा है, लेकिन इसका आंसर सी करेक्ट होगा। अगला ये मेक इन इंडिया, भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया स्कीम लाए टू प्रमोट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। राइट आंसर इज बी। भारत का योजना आयोग इन चारों में से क्या है? क्या वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? गलत। क्या वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है? गलत। तो क्या आंसर होगा? राइट आंसर इज इट इज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि ना तो उसका अपना कोई आर्टिकल है और ना ही वो किसी कानून के द्वारा बनाई गई है। तो राइट आंसर इज डी। महालनोबिस मॉडल, इनमें से कौन से 5 ईयर प्लान को महालनोबिस मॉडल कहा जाता है? सेकंड 5 ईयर प्लान को, यानी कि 1956 से लेकर 1961, इसे कहा गया है महालनोबिस मॉडल। अगला आइए नेक्स्ट। किस योजना ने पहली बार गरीबी हटाने की बात करी? कौन से 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ का नारा लाया गया? राइट आंसर इज 5वीं 5 ईयर प्लान में, 1974 से लेकर 78, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया कौन से साल में बनाई गई? 1950 में। 1950 में प्लानिंग कमीशन की स्थापना करी गई थी। लास्ट के जो हमारे 20 क्वेश्चन है वो मैं आपको कराऊंगा इंपॉर्टेंट आर्टिकल के, क्योंकि आर्टिकल से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। राइट टू वोट 326, वोट देने का अधिकार 326। इसके बाद भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति की शपथ की बात करेगा? आर्टिकल नंबर 60 शपथ की बात करेगा। कौन से आर्टिकल में कहा गया है कि एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन की राष्ट्रपति के पास होगी? 53 में कहा गया। अगला आइए। भारतीय संविधान में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23 और 24 के अंदर बात करी गई है। अगला आइए। विच आर्टिकल डील्स विद फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर? राइट आंसर इज आर्टिकल नंबर 26। अगला आइए नेक्स्ट। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371F में किसकी बात करी गई है? 371F में सिक्किम की बात करी गई है। अगला आइए। आर्टिकल नंबर 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करेगा, संवैधानिक उपचारों की बात करेगा। इन चारों में से ये बात कौन से भाग में करी गई है? फंडामेंटल राइट का पार्ट है, तो पार्ट नंबर 3 भाग नंबर 3। कौन सा आर्टिकल कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? आर्टिकल 52 कहता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला आइए। कौन सा आर्टिकल कहता है कि मुख्यमंत्री को राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा? राइट आंसर इज 164 नंबर का आर्टिकल कहता है। अगला आइए। भारत के संविधान में यूपीएससी की बात कौन से आर्टिकल में करी गई है? आर्टिकल नंबर 315 में यूपीएससी की बात करी गई है। अगला आइए। यूपीएससी के मेंबर के अपॉइंटमेंट की बात और टर्म ऑफ ऑफिस की बात इन चारों में से कहां करी गई है? आर्टिकल नंबर 316 में यूपीएससी के मेंबर और चेयरमैन के अपॉइंटमेंट और टेन्योर की बात करी गई है। जीएसटी काउंसिल की बात इन चारों में से किस आर्टिकल में करी गई है? आर्टिकल 279A में जीएसटी काउंसिल की बात करी गई है। इनमें से कौन से आर्टिकल के अंदर राष्ट्रपति के इंपीचमेंट की बात करी गई है? राष्ट्रपति के महाभियोग की बात करी गई है। आर्टिकल नंबर 61 में महाभियोग की बात करी गई है। राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है? भाई साहब बिल्कुल होती है। राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति बिल्कुल होती है। कौन से आर्टिकल में होती है? 213 में होती है राज्यपाल के पास और 123 में होती है राष्ट्रपति के पास। ये पूछ रहा है गवर्नर का, तो राइट आंसर इज सी। अगला आइए। कौन सा आर्टिकल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है? आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात इन चारों में से किसमें करी गई है? आर्टिकल नंबर 16 में करी गई है। आर्टिकल नंबर 12 में स्टेट यानी कि राज्य के डेफिनेशन की बात करी गई है। अगला आइए नेक्स्ट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार दिया गया है? आर्टिकल 352 में। आर्टिकल 352 में आपातकाल की घोषणा की बात करी गई है। राइट आंसर इज बी। अगला आइए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर को रोकने की बात इन चारों में से कहां करी गई है? आर्टिकल नंबर 23 में फोर्स्ड लेबर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करी गई है। 24 में चाइल्ड लेबर की बात करी गई है। अगला आइए नेक्स्ट। अगला आइए। भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल शिक्षा के अधिकार की बात करेगा? इन चारों में से राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A के अंदर बात करी गई है। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति इन चारों में से कौन करता है? आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल दिया गया है। इसके अपॉइंटमेंट करेगा भारत का राष्ट्रपति। तो आज हमने 30 मिनट में 100 क्वेश्चन पूरे कर दिया आपके। ये क्लास अगर आप 2-3 बार देख लोगे ना दोबारा, तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। एसएससी रेलवे दोनों के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस हैं। आपको इसको बस एक बार रिवाइज करना। इस क्लास के एंड में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन यह है कि हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए एक सुपर सिलेक्शन ऑफर चलाया जा रहा है।
जहां पर आपका जो ये 12 महीने का सुपर पास लाइव जो होता है, जो 12 महीने का सुपर पास लाइव आपको 1999 का मिलता है। अगर आपने एवीएस कूपन कोड लगाते हो तो आपको यह सिर्फ 949 रुपए का मिल जाएगा। और यह ऑफर सिर्फ आपके पास 30 जून तक है। 30 जून 12 बजे से पहले, जैसे ही 1 जुलाई हुआ यह ऑफर खत्म। तो आप में से जो भी स्टूडेंट, देखो पहली बात तो यह जानना जरूरी है कि सुपर पास लाइव के अंदर मिलता क्या क्या है। सीजीएल का बैच लॉन्च किया, पूरा बैच आपको मिल जाएगा। और जो भी आप बैच में क्लिक करके अंदर जाओगे ना, उसमें सिर्फ क्लासेस नहीं होंगी, उसमें लाइव क्लास होगी, रिकॉर्डेड क्लास होगी, पीडीएफ होगा, एग्जाम वाइज मॉक टेस्ट होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर होंगे, एग्जाम वाइज नोट्स होंगे। अगला आइए, एनटीपीसी का लक्ष्य बैच लॉन्च किया, सीबीटी 1 सीबीटी 2 का पूरा मिल जाएगा। हमने इसके बाद सीजीएल का बैच लॉन्च किया, आपको मिलेगा। जीडी का बैच लॉन्च किया, आपको मिलेगा। एमटीएस का बैच लॉन्च किया, आपको मिलेगा। एनटीपीसी का बैच लॉन्च किया, आपको मिलेगा। ये सारे एग्जाम्स के बैचेस आपको मिल जाएंगे, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, सेक्शन कंट्रोलर का हो, ग्रुप डी का हो, यू विल गेट एवरीथिंग। क्या क्या मिलेगा? लाइव क्लास, हर क्लास की पीडीएफ और रिकॉर्डिंग, मॉक टेस्ट, एसएससी में सेक्शनल टाइमिंग वाले, रेलवे में रेलवे के अकॉर्डिंग, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेटेस्ट। ये सब कुछ कितने के अंदर मिल रहा है? सिर्फ 949 में। आप सोच के देखो जरा एक बार, आप सीजीएल का कहीं से एक बैच लोगे ना, वही बैच आपको 1500 से लेकर 1800 का मिलेगा, ओनली बैच विदाउट टेस्ट सीरीज। यहां पे आपको सुपर पास लाइव में लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, 2500 से भी ज्यादा टेस्ट सीरीज हर एग्जाम के अंदर, लेटेस्ट सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट 5-6 सालों के, आपको सब एक ही बैच के अंदर मिल जाएगा। 949 रुपए खर्च करने हैं एक साल में, उसके बाद कोई भी एग्जाम आएगा आपके पास सारे बैचेस होंगे। और ऐसा नहीं है कि एनटीपीसी का ये बैच आया तो आपको मिलेगा। अगर हम एक साल में एनटीपीसी के 4 बैच और लेके आएंगे तो सारे बैचेस आपको मिलेंगे। एसएससी का सीएचएसएल का बैच आएगा, वो आपको मिलेगा। एमटीएस, जीडी, सारे बैच आपको मिलेंगे। लेकिन ये सब कुछ कहां मिलेगा आपको? आपका मेरे भाई जो ये सेशन चल रहा है, आप मेरे भाई जो अभी ये लाइव सेशन देख रहे हो, उसी के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दिया हुआ है। उसी के बेटा डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दिया हुआ है। आपने बस इस क्लास के नीचे जाना है, आपने यहां पे मोर पे क्लिक करना है। आपके सामने यहां पर आएगा कि बाय सुपर पास लाइव 12 मंथ, आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करके आप इसके आगे जाते हो, जैसे ही क्लिक करके आप इसके आगे जाते हो, सबसे पहला काम आपने क्या करना है बेटा? अप्लाई कूपन में आपने यहां पे एवीएस कूपन कोड लगाना है। क्या करना है आपने सबसे पहले एवीएस कूपन कोड लगाना है। फिर आप देखोगे कि आपको एक साल का जो सुपर पास लाइव है कितने का मिल रहा है? सिर्फ 949 रुपए का मिल रहा है। वैसे इसकी फीस 1999 रुपए है। 1 जुलाई से इसकी फीस 1999 हो जाएगी एवीएस कोड लगाने के बाद। लेकिन अगर आपने अभी एवीएस कोड लगाया तो 30 जून तक आपको मिलेगा ये सिर्फ और सिर्फ 949 का, एक साल के लिए सब कुछ। फिर चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, बैंक का कोई भी एग्जाम हो, टीचिंग का कोई भी एग्जाम हो, साथ में साथ देखोगे तो बिहार का हो गया, यूपी का हो गया, ये सारे एग्जाम्स आपको जितने भी चीज चलती हैं बेटा, सारे बैचेस सुपर पास लाइव के अंदर चलते हैं, आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपने एवीएस कोड लगाया तो आपको मेरी तरफ से टेक्स्ट बुक का जो टेस्ट सीरीज है, जिसे टेस्ट पास कहा जाता है, वो एक साल के लिए बिल्कुल फ्री मिलेगा। साथ में जो मेरा जीके जीएस का वरदान बैच है, साथ में जो मेरा जीके जीएस का वरदान बैच है बेटा, वो भी आपको इसके अंदर बिल्कुल फ्री मिलेगा। लेकिन आपने कूपन कोड लगाना है एवीएस 30 जून से पहले। ठीक है भाई साहब? तो आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी तो जाते हुए क्लास को लाइक करना, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और 30 जून से पहले, मैं ये नहीं बोल रहा कि ले लो, 30 जून से पहले बेटा आपने सुपर पास लाइव में एक साल का सब्सक्रिप्शन लेना ही लेना है। उसके बाद जो भी एग्जाम आएगा आपको सारे कोर्सेज एक साल तक मिलते जाएंगे।